हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जयवीर मिश्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा मेरी बनाई गई वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया है। बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने मेरे कार्य को सराहा है। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। और फ्रेंड्स, ये केवल हमें क्लास 10th तक ही नहीं है कि हम क्लास 10th में ही केवल इसका उपयोग करेंगे, बल्कि आने वाले किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हम बैठते हैं तो समांतर श्रेणी पर आधारित बहुत से प्रश्न हमको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो हमारे रीजनिंग में आएँ या हमारे मैथ्स वाले पोर्शन में आएँ। तो इनमें हमारे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या हाई स्कूल बोर्ड जिन भी लोगों का है, तो वो इसको अवश्य देखें। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए, समांतर श्रेणी यानी शॉर्ट में कहें तो एपी को जानने के लिए आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक समांतर श्रेणी पर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी, कि एक समांतर श्रेणी होती क्या है। संख्याओं की ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है। यानी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें दो क्रमागत पदों का क्रमशः कोई भी दो पद आएँ तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो सदैव एक समान होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। ठीक है, एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त करते हैं कि माना हमारे पास संख्याओं की एक श्रेणी इस प्रकार से दे रखी है कि 2 है, 4, 6, 8, 10 ... सो ऑन। या इस तरह से हमारे पास कोई अन्य संख्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... सो ऑन। इस तरह से हमारे पास संख्याओं क्या चल रही है कि इस प्रकार की संख्याओं का एक पैटर्न चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहली संख्या को छोड़कर यानी पहले वाली संख्या को अगर छोड़ दें तो ये 2 के बाद क्या आया 4। अगर हम 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त हो रही है। इसे प्रत्येक में हमने क्या जोड़ रखा है, 2 का अंतर है। प्रत्येक क्रमागत पद के अगर हम बीच देखेंगे तो ऐसी ही। तो इस प्रकार की जो भी श्रेणियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसको कहते हैं हम एपी, शॉर्ट में कहते हैं एपी। ऐसे ही इनका देखेंगे 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 2, 11। तो इस प्रकार की जो भी श्रेणियाँ हो उनमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला पद क्या होता है, प्राप्त होता है। और दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा सदैव क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, इनके बीच जो पद होते हैं उन पदों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, हमेशा समान पदों का अंतर पाया जाता है दो क्रमागत पदों के बीच में। अब जो दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर है, ये +2 का अंतर है, इस समान अंतर को क्या कहते हैं, क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है, पदों के बीच का अंतर, जो अंतर आता है इस अंतर का जो नाम दिया गया है इसको कहते हैं सार्वांतर। क्या नाम दे रखा है इसको, सार्वांतर। यानी सार्वांतर, सार्व अंतर जिसको कहते हैं हम दूसरे शब्दों की, सार्वांतर या सार्व अंतर, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, तो स्मॉल डी कहते हैं जो बीच का अंतर है 3 में से
और 3 और 5 के बीच का जो अंतर है वो भी d है। तो इस प्रकार का जो अंतर है उसको सार्वंतर d कहते हैं। तो ये जो सार्वंतर d है ये हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, कि धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, ठीक है। यानी ऋण चिन्ह के साथ भी आ सकता है और धन चिन्ह के साथ भी आ सकता है। तो इस प्रकार के अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। कि सपोज हमारे पास जैसे ये संख्या है, ये AP है। AP के पहले पद को अगर हम A1 से प्रदर्शित करते हैं, A1। AP के दूसरे पद को अगर हम A2 से प्रदर्शित करते हैं, AP के तीसरे पद को अगर हम A3 से प्रदर्शित करते हैं, तो डॉट डॉट इसी AP का अगर nवें पद की अगर हम बात करें तो उसको AN से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एक AP बन जाती है तो उसका जो रूप है वो इस तरह से A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। ये nवें पद तक का अगर हम n पदों की संख्या कहते हैं तो इस तरह से ये पदों की संख्या होगी। और इस प्रकार की स्थिति में अगर हम इसका सार्वंतर d ज्ञात करना है तो d इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? A2 माइनस A1। d निकालने में हमेशा क्या करते हैं कि उससे जो अगला पद है उस पद में से अपने पिछले वाले पद को घटा देते हैं, या दूसरा d इक्वल टू A3 माइनस A2। इस क्रम से हम हमेशा क्या करते हैं? सार्वंतर को ज्ञात करते हैं। इस सार्वंतर ज्ञात करने क्या क्या हमारे पास एक तरीका है, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही हमारे पास होता है सार्वंतर, यानी किसी AP का एक व्यापक रूप की अगर हम बात करेंगे, AP का व्यापक रूप, किसी भी AP का हम क्या करें? AP का व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो, तो सार्वंतर D हो तो AP का रूप, AP का रूप की AP किस प्रकार की बनेगी हमारे पास? ये AP का व्यापक रूप होगा हमारे पास, जनरल फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो ये अगर AP का पहला पद हमारे पास क्या है? A है, ये है हमारे पास पहला पद, और सार्वंतर D है। तो पहला पद तो हमेशा A होगा, दूसरे पद को क्या करेंगे? A प्लस D। दूसरे पद के लिए हम क्या करेंगे? A प्लस D। उसमें वो सार्वंतर जो समान अंतर है उस अंतर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये D जोड़ दिया। ऐसा तीसरा पद क्या होगा? इस पद में फिर से D जोड़ने पर तो A प्लस D, ठीक है। चौथे पद की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस D, ये इस तरह से, क्योंकि ये पहला दूसरा पद है, दूसरे पद में फिर वही सेम संख्या जोड़ने पे तीसरा पद बनेगा, फिर वही सेम संख्या जोड़ने पे चौथा पद बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कार्य करते रहेंगे तो ये पद क्या बन जाएगा? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट जो अंतिम पद बनेगा, nवां पद बनेगा, वो बनेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये हमारे पास व्यापक रूप हो गया, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं इसको कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट 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 A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये nवां पद होगा इसका, ठीक है। ये इसका कौन सा पद हो गया? nवां पद हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास किसी भी समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप आ जाता है। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमारे पास इस प्रकार से आता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का हमारे पास प्रथम पद A तथा उस श्रेणी का सार्वंतर D दिया है या ज्ञात है हमें, तो उस श्रेणी का अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद जो किसी भी AP का व्यापक पद होता है, इसी सूत्र के आधार पे हम इस श्रेणी के अन्य सभी पदों को ज्ञात कर सकते हैं। ये दो पद अगर हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर अगर दिया है तो इसीलिए इसको व्यापक पद भी कहा जाता है। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। nवां पद अगर हमें निकालना है जिसको हम व्यापक पद कहते हैं। nवें पद को किसी AP का क्या कहा जाता है? दूसरे शब्दों में व्यापक पद भी कहते हैं, क्योंकि इसी सूत्र के द्वारा हम किसी भी समांतर श्रेणी के अन्य पदों को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी श्रेणी का
अंतिम पद ही nवां पद है तो क्या है, अंतिम पद, जो अंतिम पद है उस श्रेणी का वही क्या है, अंतिम पद ही nवां पद है। तो इस अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अंतिम पद को L से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी दशा में अंतिम पद L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी जो हमारे पास nवें पद का सूत्र होता है वही सूत्र हमारा Lवें पद का होता है कि L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी की सूत्र के द्वारा हम किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं यदि हम उस श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d ज्ञात हो तो। अब हम किसी AP के n पदों का योग कि हमारे पास कोई AP है, उस AP के जितने भी पद उसमें हैं उन पदों का अगर हमें योग पूछ रहा है तो किस तरह से हम उसका योग ज्ञात करेंगे। अगर हमें उसका योग निकालना है तो कैसे हम योग ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो AP का पदों का योग होता है उसको हम Sn से प्रदर्शित करते हैं कि AP के पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास एक सूत्र होता है। इस सूत्र के द्वारा हम कोई भी AP हमारे पास हो, चाहे कितनी भी बड़ी AP है, उसके चाहे कितनी भी संख्याएं हैं, उसमें पदों की संख्या कितनी भी है, अंक की संख्याएं कुछ भी हैं, इस सूत्र के द्वारा सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, उस AP के सभी पदों का मान ज्ञात कर सकते हैं। कि हमें कहा जाए कि हमारे पास जो सम संख्याएँ कि दो से शुरू होने वाली सम संख्या और 500 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, केवल सम संख्याओं तक का, 500 तक की सम संख्याओं। अब सम संख्याएँ कहाँ से शुरू होती है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट हमें कहा सीधी 500 तक की संख्याओं का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इनमें से जितनी भी सम संख्याएँ उन सभी सम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। समझ गए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की जब भी हमारे पास संख्याएं हो तो इनका योग ज्ञात करने के लिए हमें सीधे यही सूत्र चाहिए, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के द्वारा क्या करेंगे हम इस प्रकार की कि 500, सबसे पहले हम सर्वप्रथम 500 तक में कितनी सम संख्याएँ हैं वो निकाल लेंगे और उसके बाद वो n हो जाएगा। और a का मान तो हमें पता है, इसका पहला पद 2 है और d भी पता है कि 4 में से 2 को अगर डालते तो 2 है, और सीधे इस सूत्र में इनका मान रख देंगे तो तुरंत ही हमें पता चल जाएगा। ऐसे चाहे वो 1000 तक की पूछे, 10,000 तक की पूछे, 20,000 तक की पूछे, जितनी भी संख्याएं हमारे पास पूछता है तो इस सूत्र के द्वारा हम इस प्रकार की संख्याओं का क्या कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वो सम पूछे, विषम पूछे, इस प्रकार की जो भी संख्याएं अगर हमारे पास पूछी जाती हैं तो उनका क्या करते हैं, हम सीधे सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। या हमें कहा कि 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा वो ज्ञात कीजिए, तो हम सीधे सीधे उसको इस सूत्र में रख के क्या कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर कई बार हमारे पास केवल प्रथम धन पूर्णांकों का पूछता है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रथम अगर हमें इस प्रकार की ज्ञात करने के लिए कहता है तो देखिए, प्रथम n धन पूर्णांक, माना कि 1 से हम शुरू करते हैं, 1 2 3, प्रथम n कह रहा ना, तो डॉट n तक। तो अब हम देखें कि a का मान क्या आया, 1 आएगा, पहला पद 1 है, और d बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 किया तो तब भी 1 आया। ठीक है। या चाहे हम 3 माइनस 2 भी करें तो तब भी 1 आएगा। और n पद हैं, n तक की बात कर रहा, तो इस सूत्र में हम इसको रख लेंगे, इन मानों को क्या कर देंगे, इस सूत्र में रख लेंगे। तो देख लेंगे क्या होगा, Sn बराबर n की जगह पे n, 2 की जगह पे 2, और जहाँ पे a है 2 और a का मान 1 गुणा धन n की जगह पे n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1, और इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, समझ गए।
और एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस n माइनस, ये हो गया हमारे पास। अब इस अंदर वाले को थोड़ा सा हम खोल देंगे, ब्रैकेट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 हो गया। तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू, अब ये दो में से ये गया तो क्या हो जाएगा n प्लस 1। ये तो हमारे पास प्रथम n तक की धन पूर्णांकों का अगर हम योग निकालते हैं तो ये सूत्र एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1, इस सूत्र के द्वारा हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए आप, तो यानी हमारे पास किसी भी प्रकार प्रथम n धन पूर्णांकों की पूछे, प्रथम n सम पूर्णांकों की पूछे, प्रथम n विषम पूर्णांकों की पूछे, तो इस प्रकार के प्रश्न कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमारे पास आते रहते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले के आधार पे हम प्रथम n धन पूर्णांकों का क्या करेंगे कि हमें पूछा 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग निकालिए जी। कितने से, 1 से 1000 तक की संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 1 से 1000 तक की, तो हमें कहा कि पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, डॉट डॉट डॉट, हमें कहा था कि 1000 तक की संख्याओं का, यानी इनको जोड़ना, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, और इस तरह से करते करते कहाँ तक जाना है, 1000 तक। कहीं पे दिया है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट 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 धन 1000। हमें इन संख्याओं का करना है तो कितना आना चाहिए। तो इसके लिए अभी सूत्र बताया कि एस एन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हम n की बात करें तो n बराबर कितना है, 1000 तक की संख्याओं का करना है ना हमें। तो s 1000 बराबर 1000 और ब्रैकेट के अंदर 1000 धन 1 बटे 2। अब ये 2 से 1000 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 500। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, s 1000 बराबर 500 और गुणा 1001। तो 1 0 2 0 5 एकम 5, फिर 0 0 5 एकम 5। तो ये हमारा उत्तर आ गया फ्रेंड्स। तो पता चलेगा कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, कितना आसान है। तो इसके लिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ चुके होंगे फ्रेंड्स, पहले भी जिन लोगों ने तैयारी करी रहे हैं, जो लोग कई परीक्षाएं दे चुके हैं, तो देखा होगा इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि केवल ये नहीं है कि क्लास 10th तक ही ये सीमित है, ये क्लास 10th ही नहीं, हमें बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ऐसी समांतर श्रेणी का अगर हमें पहला पद और किसी एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद एल तथा पदों की संख्या n ज्ञात हो तो एस एन बराबर, उस दशा में एस एन क्या होता है, हमें सार्वंतर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या हमें पता है, एक तो इसका प्रथम पद ज्ञात है, दूसरा इसका अंतिम पद ज्ञात है, और तीसरा इसमें पदों की संख्या ज्ञात है। अगर ऐसा है तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये इस प्रकार का हमारे पास क्या आ जाता है, सूत्र आ जाता है, और इस सूत्र के द्वारा हम इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे पास ये संरचना बन जाती है, और इसी के आधार पर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे। कई बार हमारे पास कोई एपी इस प्रकार से होती है कि यदि एपी इस प्रकार से है कि A, B, C डॉट डॉट डॉट, तो इस प्रकार की अगर हमें क्या करना है कि कई बार मध्य पद निकालना होता है, मध्य पद की हमें खाली स्थान होता है कि यहाँ पे लिखा है 2 डॉट, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिया और डॉट कर दिया, और यहाँ लिख दिया 8 का, हमें बीच का पद ज्ञात कीजिए, जैसे ये है। ठीक है,
कि बीच का पद क्या होता है। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, मध्य पद यानी b बराबर a प्लस सी अपॉन 2 सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। कहीं भी इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो मध्य पद b बराबर a प्लस सी अपॉन 2, प्रथम पद धन, तृतीय पद द्वितीय 2, कहीं भी बीच में। तो हमें अगर ये निकालना तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन 8/2 तो बराबर 2 8 10 और 5 वो 2 सॉरी और 2 पंचे 10, तो ये क्या जाएगा 5। तो यहाँ बीच का पद कितना आया है, 5 आया है। ये इस तरह से हम इस तरह से बीच के पदों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इस प्रश्नावली में जितने भी हमारे पास ये सूत्र प्रयोग होने वाले हैं तो इन सूत्रों को याद कर लेंगे। और क्या एपी है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया हो। यदि समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।